नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बात की थी पेरेंटिंग बर्नआउट और उसके कॉजेज के बारे में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग बर्नआउट से किस तरीके से बचा जा सकता है और उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, पेरेंटिंग बर्नआउट को समझने के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग बर्नआउट से कैसे बचा जा सकता है। पहला पॉइंट है अपडेट नॉलेज। बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, कोई डेवलपमेंटल इशू हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डिसीजन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है वो प्रॉपर है। हो सकता है वो प्रॉपर हो सकता है ना हो। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को परखिए कि वो इन्फॉर्मर कौन है। जब आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को परखेंगे और जब WHO या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कहे तो फिर उस पर यकीन कीजिए कि ठीक है और ये हमारे बच्चे की कंडीशन से मैच भी कर रहा है, तब फैसला कीजिए कि बच्चे को ये है। इसी तरीके से हर इंफॉर्मेशन को आप अपडेट करिए। पक्ष और विपक्ष यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे संबंधित बातें और जो आप नहीं मान रहे हैं उससे संबंधित बातें, दोनों फेवर्स को, दोनों तरह के लोगों को सुनिए, समझिए, फिर लॉजिकली सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। फैसला लेने में जल्दी मत कीजिए। फैसला लेने में जल्दी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप पेरेंटिंग बर्नआउट का शिकार हैं, तो उससे बचिए। बचने का पहला तरीका है अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। जब नॉलेज अपडेट होगा तो आपका रियलिटी का, वास्तविकता का नॉलेज हो जाएगा। आप वास्तविकता को स्वीकार कर पाएंगे। जब आप स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आप किस स्टेज में हैं, कहाँ पर हैं और आपको क्या करना चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अवॉइड सोशल प्रेशर, यानी हमारा जो सामाजिक दबाव है। आपका बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, आपका बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, आपका बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं जा रहा, मेरा बच्चा तो जा रहा है। इस तरह की जितनी भी तुलनाएं समाज करता है वो आप पर प्रेशर क्रिएट करता है, और जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो आप दबाव में आ जाते हैं। इमोशनल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं और वो कई प्रॉब्लम्स की वजह होता है। तो यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि बच्चा इस कंडीशन का शिकार है, उसको ये कंडीशन हुई है जिसका ट्रीटमेंट हम प्लान कर रहे हैं, चल रहा है या हो रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है। हो सकता है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे रहे, कोई इशू नहीं है, पर हम उसे सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। जब आप इस तरीके से अपनी बात को रखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो जो लोग आपके सामने इस तरह से बातें करते हैं वो पीछे हट जाएंगे और सोशल प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये वास्तविकता आपने स्वीकार कर ली, यानी आपने एक्सेप्ट कर ली इस सच्चाई को, तो बाकी लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे और सोसाइटी आप पे प्रेशर नहीं बनाएगी। वो पीठ पीछे क्या बात करते हैं इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके लिए कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम समाज के हर व्यक्ति का, हर इंसान का मुंह बंद नहीं कर सकते। हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपने बच्चे और अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है और सोशल प्रेशर को अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है कि जब आप नॉलेज अपडेट कर लेते हैं, सोशल प्रेशर से बच जाते हैं, तो आप तीसरी अवस्था में बच्चे से ओवर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यानी आप अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते हैं। आप वास्तविकता, रियलिटी, जो असली सच्चाई है, हकीकत है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से स्टेप लेते हैं, उसके हिसाब से बिहेवियर करते हैं और उसी के हिसाब से उससे उम्मीदें लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम पर कोई प्रेशर नहीं होता है, बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता है, दोनों लोग फ्रीली काम कर पाते हैं और वक्त के साथ होलिस्टिक इंटरवेंशन अपना असर दिखाता है, बच्चा तेज़ी से आगे बढ़ता है।
बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं विराट की कहानी के रूप में। अगर आपने विराट की कहानी अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, वो एक लाइव एग्जाम्पल है होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान का। पिछले वर्ष उसने 1 साल में 2 क्लासेस पास करी हैं, वो भी अच्छे नंबरों से। आज वो एज अप्रोप्रिएट कर पा रहा है सिर्फ सही इंटरवेंशन की वजह से, उसकी मदर के एफर्ट्स की वजह से। चौथा स्टेप जो है, जो हमें इस पेरेंटिंग बर्नआउट से बचाता है, वो है सही थेरेपिस्ट की पहचान। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्वैक्स, फर्जी थेरेपिस्ट से बचना। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर क्लिनिक चल रही है तो वो असली थेरेपिस्ट है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे देश में क्लिनिक खोलना बड़ा आसान है, कोई भी खोल सकता है, बरसों चला सकता है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। उसका व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन होगा, पर वो किस फॉर्म में है? वो एक्सपर्ट के फॉर्म में है या एक्सपर्ट के सहायक के फॉर्म में है? यानी वो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है या रिहेबिलिटेशन पर्सनल है? आपको ये जानना ज़रूरी है। भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास व्यवसायिक यानी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करती है 2-3 कैटेगरी में। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल यानी वो लोग जिन्होंने प्रॉपर डिग्री या एजुकेशन ली है। दूसरे वो लोग जो डिप्लोमा होल्डर हैं, सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो प्रोफेशनल के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरे वो लोग जो बिल्कुल बच्चे के सपोर्ट के लिए होते हैं, केयर ग्रुप के लिए होते हैं, जो सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं और उनका काम होता है बच्चे की देखभाल करना, परिवार को सपोर्ट करना। केयर गिवर ग्रुप, केयर गिवर ग्रुप जो होता है उनको बच्चे की देखभाल के लिए ट्रेन किया जाता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिससे आप सेवाएं ले रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को तो बहुत छोटा सा इशू है और उसके लिए तो ये डिप्लोमा वाला भी काफ़ी है, तो फिर आप भविष्य में पछताने के लिए तैयार रहिए कि आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आप जिसे छोटा सा समझ रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है और उस बहुत बड़े कारण को डील करने में वो आदमी सक्षम नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका थेरेपिस्ट किस कैटेगरी का है। कोशिश कीजिए कि आप प्रोफेशनल से सपोर्ट लीजिए, जनरल थेरेपिस्ट से सपोर्ट मत लीजिए। 5वां और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आपको नॉलेज है, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चे को जो डिसऑर्डर है, आप ये गलतफहमी मत पालिए कि आप उसके भी एक्सपर्ट हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गलत इंटरवेंशन का। कैसे? ये आपको मैं बताता हूँ कि जब आप कोई बात बोलते हैं जो आपको सही लगती है, तो जो फर्जी थेरेपिस्ट है वो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके हिसाब से प्लान करेंगे और आपके हिसाब से इंटरवेंशन करेंगे। आप जैसा कहोगे वैसा वो करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनका अपना कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाने बैठे हैं, आपको खुश करने के लिए बैठे हैं। जैसा आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और यहाँ पर आप भी दोषी होते हैं थेरेपिस्ट पर दबाव बनाने के लिए कि बच्चे को तो सिर्फ ये कराइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत फहमी, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कि मुझे तो सब मालूम है ऑटिज्म के बारे में, डेवलपमेंटल डिले के बारे में, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, तो आप गलत फैसले लेते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर अप्रोच नहीं होता है। और जो थेरेपिस्ट आपका होता है वो अगर आपके हिसाब से काम कर रहा है हमेशा, कई बार वो सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, उसी तरह से कई बार आप भी सही होते हैं, कई बार आप भी गलत होते हैं। अगर मैंने गलत फैसला लिया है तो इसका नुकसान मुझे ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप गलत फैसला लेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। तो यहाँ आप इस चीज़ से बचें, थेरेपिस्ट से डिस्कस करें कि व्हाट इज़ राइट, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि व्हाट इज़ राइट, फिर तय करें कि क्या होना चाहिए और फिर जो प्लान करें उस पर टिके रहें, उस पर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थेरेपिस्ट अगर आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको समझें, लेकिन अगर वो आपकी हर बात में हाँ मिला रहा है तो ये मान लीजिए कि वो थेरेपिस्ट नहीं है, वो पर्सनल है,
जिसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है और अपने आप को थेरेपिस्ट कहता है। मे बी वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्डर भी हो सकता है, लेकिन वो थेरेपिस्ट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे पेरेंटिंग बर्नआउट से बचने के कुछ तरीके मैंने सुझाए हैं, जिनका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, आपके बच्चे को और आपको सही डायरेक्शन में जाने में मदद मिलेगी और आप होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये अंक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी मदद करेगा सही फैसला लेने में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।